एक अनजान देश, एक अजीब सा आदमी और लोगों का मानना कि ये सब आपका वहम है। सिनेमा हॉल प्रेजेंट्स वॉचर। कहानी की शुरुआत में हम एक नव विवाहित जोड़े से मिलते हैं, जूलिया और फ्रांसिस। जूलिया अमेरिकन है और फ्रांसिस रोमेनियन। रोमेनियन होने के कारण फ्रांसिस की अमेरिकन कंपनी ने उसकी पोस्टिंग बुकारेस्ट में की है, जहाँ की भाषा और संस्कृति से जूलिया एकदम अनजान है। अपनी नई सोसाइटी में आते ही जूलिया को ऐसा लगता है कि जैसे उसे कोई देख रहा है। उनकी मकान मालकिन उन्हें उनका फ्लैट दिखाती है, जिसमें की एक बहुत बड़ी खिड़की है और गली की दूसरी तरफ भी ऐसी ही एक बिल्डिंग है। नई जगह और नई टाइम जोन में होने के कारण जूलिया की रात को नींद टूट जाती है। बाहर हो रही बरसात को देखने जूलिया खिड़की पर जाती है और उसे एक बार फिर लगता है कि जैसे सामने की बिल्डिंग से कोई उसे देख रहा है। वो उसे नजरअंदाज करती है और फिर वापस सोने चली जाती है। अगले दिन सुबह फ्रांसिस उसे बिना डिस्टर्ब किए ऑफिस चला जाता है और उसके लिए एक प्यारा सा मैसेज छोड़ जाता है। समय मिलते ही जूलिया अनपैकिंग शुरू कर देती है, जहाँ बेडरूम में उसे अपने साथ के फ्लैट से नाचने और गाने की आवाजें आती हैं। नई पोस्टिंग के चलते फ्रांसिस अपने काम में बिजी रहता है और जूलिया अकेले ही नए शहर और उसकी संस्कृति को जानने की कोशिश करती है। दोस्तों और रिश्तेदारों के अभाव में वो जल्दी ही अकेलापन महसूस करने लगती है। एक शाम वो फिर से खिड़की पर खड़ी होती है। बाहर स्नोफॉल हो रहा है। वो लाइट बंद कर देती है और उसे एक बार फिर से सामने की बिल्डिंग में वो आदमी नजर आता है। फ्रांसिस अपनी बीवी को इस तरह अंधेरे में खड़ा हुआ देख हैरान जरूर होता है और जूलिया उस समय उसे कुछ नहीं बताती। उस शाम एक रोमांटिक डिनर के लिए वो बाहर जाते हैं और वापसी में हाथ डाले हुए बातचीत करते हुए पैदल आते हैं। सोसाइटी में वापस आते ही वो एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ियों को देखते हैं। जूलिया कंबल ओढ़े हुए एक आदमी को एम्बुलेंस में देखती है। फ्रांसिस पास ही खड़ी एक औरत से माजरा जानने की कोशिश करता है, लेकिन उसे भी कोई अंदेशा नहीं है। अगले दिन सुबह न्यूज में जूलिया रात का सीन देखती है और उसे उनकी सोसाइटी में एक जवान औरत के मर्डर का पता चलता है। एम्बुलेंस में बैठे हुए आदमी ने उस औरत का शव सबसे पहले देखा था। इस न्यूज से जूलिया हिल जाती है और फ्रांसिस को सामने वाले बिल्डिंग के आदमी के बारे में बताती है। फ्रांसिस उसकी बात पे हंस पड़ता है और उसे मर्डर वाली न्यूज का रिएक्शन बताता है। साथ ही वो जूलिया से पूछता है क्यों ना उस रात वो अपने ऑफिस के कुछ कॉलीग्स को खाने पर बुलाए। डिनर के दौरान फ्रांसिस का कॉलीग साइमन उस औरत के मर्डर की बात उठाता है और बताता है कि उस औरत को गला रेंदकर मार दिया गया था। आगे वो बताता है कि ऐसा ही मर्डर कुछ महीने पहले भी हुआ था और पुलिस को शक है कि ये एक सीरियल किलर का काम है और उन्होंने उसको स्पाइडर नाम दिया है। जूलिया कचरा फेंकने बाहर जाती है और वहाँ अपनी पड़ोसन इरीना से मिलती है। इरीना उससे ऊंची आवाज वाले नाचने और गाने की क्षमा मांगती है और अगर आगे कोई परेशानी हो तो उसे बेहिचक टोकने के लिए भी कहती है। उनकी सोसाइटी के कत्ल की न्यूज इस समय गर्म है, जिसे जूलिया एक बार फिर से एक लोकल न्यूज़पेपर की हेडलाइन के रूप में देखती है। अब जूलिया और जानने को उत्सुक है और उसे अंग्रेजी में गूगल करती है। उसकी रिसर्च से उसे पता चलता है कि बुकारेस्ट में वाकई ही एक सीरियल किलर घूम रहा है। एक सर्वाइवर की आपबीती से उसे पता चलता है कि किलर कई दिनों तक उसका पीछा करता रहा और फिर एक दिन उसके फ्लैट में घुस आया। उसने तकिए से उसका मुंह बंद कर दिया और उसकी गर्दन काट दी। के बाद वो बेरहम कातिल उसके सिरहाने बैठकर उसे मरता हुआ देखता रहा। उसकी खुशकिस्मती थी कि किसी तरह से वो बच गई। ये सब जानकर जूलिया की हालत और खराब हो जाती है और सड़क पर अकेले चलते हुए उसे ऐसा लगता है कि मानो जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। अपने दिमाग को शांत करने के लिए वो एक अंग्रेजी फिल्म देखने चली जाती है। थिएटर लगभग खाली ही है, फिर भी एक आदमी आकर उसके पीछे बैठ जाता है। बुरी तरह से घबराई हुई जूलिया पीछे मुड़ने की भी हिम्मत नहीं करती। थोड़ी देर बाद वो आदमी धीरे से उसकी तरफ झुकता है और जूलिया अपनी जान बचाकर वहां से भाग लेती है। वहां से निकलकर वो एक सुपरमार्केट में चली जाती है और इस बार उसे एक आदमी नजर आता है जो उसे सामने वाली बिल्डिंग वाले आदमी जैसा लगता है। घबराई हुई जूलिया एक कस्टमर से टकरा जाती है और एम्प्लॉय वाले एरिया में दाखिल हो जाती है। उसे ऐसा लगता है कि वो आदमी उसे ही देख रहा है। मार्केट का एक एम्प्लॉय उसे वहां देखकर हैरान होता है और जूलिया पिछले दरवाजे से निकल जाती है। यहाँ चीजें हाथ से निकलना शुरू हो जाती हैं। अब जूलिया के वैवाहिक जीवन पर भी इसका असर पड़ना शुरू हो जाता है। फ्रांसिस के पूछने पर वो उसे सुपरमार्केट की बात बताती है। फ्रांसिस उसे अपने साथ सुपरमार्केट ले जाता है और वहाँ उस दिन की रिकॉर्डिंग को देखने का आग्रह करता है। उस आदमी की फुटेज आते ही
जूलिया उसकी फोटो खींच लेती है। फ्रांसिस को फुटेज में कुछ भी अजीब सा नहीं लगता। उसके मुताबिक जूलिया जिस तरह से बिहेव कर रही थी, शायद इसीलिए वो आदमी उसकी तरफ देख रहा था। जो भी हो, जूलिया अब बेचैन रहना शुरू कर देती है और अपने घर से बाहर जाना भी बंद कर देती है। एक शाम कोई जूलिया के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक देना शुरू कर देता है। जूलिया सहम कर दरवाजे की तरफ बढ़ना शुरू करती है। किसी तरह हिम्मत जुटाकर वो दरवाजा खोलती है तो वहाँ एक बूढ़ी औरत खड़ी है। वो रोमेनियन में कुछ कह रही है जो जूलिया की समझ में नहीं आता। तभी आयरीन वहाँ पहुँच जाती है और जूलिया को बताती है कि वो औरत अपनी बिल्ली ढूंढ रही है। आयरीन उसे अपनी बिल्ली कहीं और ढूंढने को कहती है और जूलिया को अपने अपार्टमेंट में बुलाती है। फाइनली जूलिया को बहुत दिनों बाद कोई साथ मिलता है। अब आयरीन का एक्स बॉयफ्रेंड उसका दरवाजा खटखटाना शुरू कर देता है। आयरीन उसे वहां से भगा देती है और सहमी हुई जूलिया को अपनी बंदूक के बारे में बताती है, जो उसे उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने ही दी थी। आयरीन से मिलने के बाद जूलिया की हिम्मत थोड़ी बढ़ती है और इस बार वो सामने की बिल्डिंग वाले आदमी का सामना करने की ठानती है। हिम्मत करके वो उस आदमी को वेव करती है और वो भी उसका जवाब देता है। जूलिया की जिद करने पर फ्रांसिस पुलिस को घर बुलाता है और उस आदमी के बारे में बताता है। जूलिया उन्हें सुपरमार्केट वाले आदमी की तस्वीर भी दिखाती है। पुलिस ऑफिसर और फ्रांसिस इसे जूलिया का वहम मानते हैं, लेकिन पुलिस फिर भी उसके इत्मीनान के लिए सामने वाली बिल्डिंग में चली जाती है। फ्रांसिस वापस आकर जूलिया को बताता है कि पुलिस के अनुसार उस आदमी ने कोई भी कानून नहीं तोड़ा है। लोग अक्सर अपनी खिड़कियों पर खड़े होते हैं और उसके वेव करने पर उसने वेव किया था। उस सुपरमार्केट के सोसाइटी के नजदीक होने के कारण सोसाइटी के बहुत से लोग वहां जाते हैं। अब जूलिया और ज्यादा अकेला और असहाय महसूस करना शुरू कर देती है। अगले दिन जूलिया को वो आदमी फिर से नजर आता है और वो उसका पीछा करते करते एक स्ट्रिप क्लब में पहुंच जाती है, जहां वो सफाई कर्मचारी है और वहां उसे इरीना भी मिलती है। अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए जूलिया इरीना को सब कुछ बता देती है। इरीना उसे बताती है कि उस जगह पर कोई भी फिक्स्ड क्लीनर नहीं है, क्लीनर बदलते रहते हैं और उसने उस आदमी को वहां आज पहली बार देखा था। इरीना उसे आश्वस्त कराती है कि वो उसके साथ है। उस रात जूलिया पर अटैक हो जाता है और कोई पिलो कवर से उसका मुंह ढक देता है, लेकिन जल्द ही हमें पता चल जाता है कि ये जूलिया का एक बुरा सपना है। दरअसल उसकी नींद इरीना की चीखों से टूट गई थी। उसके अपार्टमेंट से तोड़फोड़ की आवाज आ रही है। जूलिया उसकी मदद करने के लिए उसके दरवाजे पर पहुंच जाती है और आस पड़ोस से और भी लोगों को बुला लेती है। घबराए हुए पड़ोसी मकान मालकिन को दरवाजा खोलने के लिए कहते हैं। अंदर दाखिल होने पर उन्हें एक गिरा हुआ साइड लैंप मिलता है और पास बैठी हुई बिल्ली। वहां उपस्थित सभी लोग बिल्ली पर ही बिल फाड़ते हैं। मकान मालकिन जूलिया के इस व्यवहार से क्रोधित हो जाती है। उसके मुताबिक जूलिया उसके बाकी के किराएदारों को परेशान कर रही है। फ्रांसिस इस सब का कारण अपनी अनुपस्थिति को मानता है। जूलिया का शक अब भी दूर नहीं होता और वो आयरीन के नाइट क्लब को कॉल करती है। वहाँ कोई भी उसके बारे में नहीं जानता। तभी जूलिया को बाहर खटखटाने की आवाज आती है और वो एलिवे में आ जाती है, जहाँ आयरीना का एक्स बॉयफ्रेंड उसके दरवाजे के बाहर खड़ा है। जूलिया उसे आयरीना की गुमशुदगी के बारे में बताती है और उससे नंबर लेके आयरीना के फोन पर कॉल करती है। फोन अपार्टमेंट के अंदर बजने लगता है। अब जूलिया का शक और बढ़ जाता है और वो आयरीना के एक्स बॉयफ्रेंड को सामने वाली बिल्डिंग के आदमी के बारे में बताती है। वो दोनों उस आदमी से मिलने की ठानते हैं और लिफ्ट में जूलिया बताती है कि उसने उस आदमी को आयरीना के नाइट क्लब में भी देखा था। आयरीना का हट्टा कट्टा बॉयफ्रेंड जूलिया के बताए दरवाजे पर जाकर ठोकना और चिल्लाना शुरू कर देता है। जब उसे अंदर से कोई जवाब नहीं मिलता तो वो वहां से चला जाता है। अब जूलिया मामले को अपने हाथ में लेने की ठानती है और खुद दरवाजे पर जाकर खटखटाना शुरू कर देती है। दरवाजे पर एक सहमा सा बूढ़ा आदमी आता है जो जूलिया से धमकी देने वाले के बारे में पूछता है। जूलिया उससे माफी मांगकर वहां से निकल लेती है, लेकिन जब वो लिफ्ट के पास पहुंचती है तो वो सीढ़ियों में सुपरमार्केट वाले आदमी को देखती है और सहम कर लिफ्ट में दाखिल हो जाती है। उस रात जिस पुलिस वाले को फ्रांसिस ने बुलाया था वो उनके घर पर मिस्टर वेबर को लेकर पहुंच जाता है। उसके अनुसार जूलिया और फ्रांसिस
उसके बूढ़े बाप को तंग कर रहे हैं। वो उनके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाना चाहता है। पुलिस ऑफिसर उन्हें सुलह समिति से इस समस्या को हल करने के लिए कहता है और जाते जाते मिस्टर वेबर जूलिया से हाथ मिलाता है। उनके जाने के बाद फ्रांसिस जूलिया को बताता है कि सीरियल किलर पकड़ा गया है। उसकी तस्वीर को देखकर जूलिया को एम्बुलेंस के पीछे बैठा हुआ वो आदमी याद आता है। पुलिस के मुताबिक उन्होंने इस केस को सॉल्व कर दिया है। इसी गुड न्यूज के साथ फ्रांसिस जूलिया को अपनी ऑफिस की एक पार्टी में ले जाता है। पार्टी के दौरान मुंहफट साइमन जूलिया पर तंज कसते हुए कहता है कि वो काफी बिजी रही है स्पाइडर का केस सॉल्व करने में। जूलिया समझ जाती है कि वो रोमेनियन में उसका मजाक उड़ा रहे हैं। बौखलाकर जूलिया पार्टी छोड़कर निकल जाती है और अब फ्रांसिस भी खुलकर उसे कहता है कि वो उसके वहम और व्यवहार से काफी परेशान है और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और जूलिया अकेले ट्रेन से घर की तरफ निकल लेती है। ट्रेन में एक बार फिर उसे मिस्टर वेबर नजर आता है। पहले तो वो कुछ दूरी पर बैठा होता है पर बाद में वो जूलिया के सामने आकर बैठ जाता है। अब वो बिना पूछे जूलिया को अपने बारे में बताना शुरू करता है कि वो अकेला है, अपने बूढ़े बाप की देखभाल करता है, अलग अलग जगहों पर क्लीनर का काम करता है। उसकी जिंदगी बहुत नीरस है, इसलिए वो अपनी खिड़की में खड़े होकर लोगों को देखता है और इतने सालों में पहली बार किसी ने उसको नोटिस किया और उसकी तरफ वेव किया। वो जूलिया से दोस्ती करना चाहता है। जूलिया उसके पास ही पड़े पॉलिथीन बैग को देखकर घबरा जाती है और स्टेशन आते ही वहां से निकल जाती है। घर आते ही वो पैकिंग करना शुरू कर देती है क्योंकि फ्रांसिस भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। तभी उसे अचानक आयरीना के अपार्टमेंट से म्यूजिक की आवाज आनी शुरू हो जाती है। वो आयरीना से मिलने उसके अपार्टमेंट की तरफ बढ़ती है और उसके अपार्टमेंट का दरवाजा खुला है। जूलिया अपार्टमेंट में दाखिल हो जाती है जहां आयरीना की डेड बॉडी पड़ी है। तभी पीछे से कोई उसके सर पर पॉलिथीन का बैग डाल देता है। कुछ ही देर में जब जूलिया संभलती है तो उसे वेबर की धुंधली तस्वीर नजर आती है। उसका शक सही निकलता है। वेबर उसे बताता है कि उसी ने आयरीना को मारा था और जब तोड़फोड़ की आवाजें सुनकर वो उसके अपार्टमेंट में आए थे, उसने उसकी लाश को अलमारी में छुपा दिया था। अपने अपार्टमेंट में फ्रांसिस के दाखिल होने की आवाजें सुनकर जूलिया चिल्लाने की कोशिश करती है तो वेबर उसकी गर्दन काट देता है। जमीन पर रेंगती हुई जूलिया बंदूक की तरफ बढ़ती है लेकिन कुछ ही दूरी पर जाकर दम तोड़ देती है। अब वेबर उसके पास आकर लेट जाता है और उसकी बची खुची सांसें गिनना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ फ्रांसिस भी परेशान है और वो जूलिया को कॉल लगाता है। जूलिया का फोन आयरीन के अपार्टमेंट में बजना शुरू हो जाता है। वेबर वहां से निकलने लगता है तभी उसकी नजर खिड़की पर पड़ती है जहां उसकी बिल्डिंग से एक छोटी लड़की उसे मर्डर करते हुए देख लेती है, जो बिना किसी शक के वेबर का अगला निशाना है। आयरीना के दरवाजे से बाहर निकलते ही फ्रांसिस वेबर को वहां देख लेता है। इससे पहले कि वो कुछ समझ सके, अंदर से वेबर पर गोली चलती है और फिर दूसरी। ये गोलियां जूलिया चला रही है, जिसने वेबर को विश्वास दिला दिया था कि वो मर चुकी है। और अब फ्रांसिस को भी एहसास होता है कि वो पूरा समय गलत था।